नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की टीवी के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको घुटने की टीवी के बारे में बताया था और उस टाइम पे बोला था कि घुटने में जो टीवी होती है वो हड्डियों में दूसरे नंबर पे होती है और पहले नंबर पे होती है रीढ़ की हड्डी की टीवी। तो आइए जानते हैं रीढ़ की हड्डी की टीवी के बारे में। तो इसको पॉट स्पाइन भी बोलते हैं। यह एक ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। सेम बैक्टीरिया जो लंग्स में टीबी कराता है। यह शरीर में हड्डी और जोड़ों की टीबी का लगभग 50% से अधिक का हिस्सा बनाता है। संक्रमण आमतौर पर फेफड़ों से रक्त या लिम्फ के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। इसका नाम सर पॉट्स के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले स्पाइन टीवी में गिब्बस डिफॉर्मिटी जो कुवड़ बन जाता है ना, उसके बारे में और पैरालिसिस के बारे में वर्णन किया था। तो पॉट्स के नाम पर इनका नाम पॉट स्पाइन रखा गया, रीढ़ की हड्डी की टीवी का नाम। एटियोलॉजी जानते हैं। तो जो मेन बैक्टीरिया होता है, जैसा कि आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। संक्रमण का फैलाव कैसे होता है, मतलब पैथोजेनेसिस क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे फैलता है ये शरीर में। तो जो इन्फेक्शन होता है वो सामान्यतः शरीर के किसी अन्य भाग से, अक्सर फेफड़ों से, कभी कभी किडनी से, हर जगह टीबी होती है वहाँ से हेमेटोजीनस स्प्रेड मतलब ब्लड के द्वारा रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है, तो वीनस रूट के थ्रू पहुँचता है, जिसको वेटसन्स पैरावर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस बोलते हैं। इस प्लेक्सस के कारण फेफड़े या किडनी के जो टीबी होती है उसका इन्फेक्शन सीधे सीधे वर्टिब्रा तक पहुंच जाता है। लिम्फेटिक रूट भी होता है, जो रीजनल लिम्फ नोड होती हैं उनसे संक्रमण हड्डी तक पहुंच जाता है। कभी कभी डायरेक्ट स्प्रेड भी होता है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे रिब्स या एरिस्टर्नम की टीबी होती है तो उसके पास से वह रीढ़ की हड्डी में चली जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, तो स्टेप वाइज मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है। जो प्राइमरी फोकाई होता है वो संक्रमण पहले एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी में होता है, क्योंकि एंटीरियर पार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है वो अधिक होता है। केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बनती है, उसके बाद नेक्रोसिस होती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। आसपास की वर्टिब्रा में यह इन्फेक्शन फैलता है। डिस्क जो होती है हड्डियों के बीच में उसको भी नष्ट करता है और उसके पास की वर्टिब्रा तक चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, कोलैप्स मतलब कमज़ोर हो जाएगी वर्टिब्रल बॉडी, हाइट कम हो जाएगी और स्पाइन की डिफॉर्मिटी मिलेगी, जिसको एंगुलर काइफोसिस या फिर गिब्बस बोलते हैं। कोल्ड एप्सिस बनता है, जो बस आसपास का सॉफ्ट टिश्यू होता है, मसल्स होती है, मेनली सॉस मसल्स होती है, उसमें जमा हो जाता है, उसको कोल्ड एप्सिस बोलते हैं। एप्सिस ग्रेनुलेशन टिश्यू या कोलैप्स होने के कारण जो बोन स्पाइन कॉर्ड होती है उस पर दबाव डलता है, उसके कारण पैराप्लेजिया होता है या फिर टिंगलिंग वगैरह के सेंसेशन पैरों में आते हैं। कॉमन साइट कौन सी होती है स्पाइन टीवी की, तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है T7 टू T12 वह मोस्ट कॉमन होती है। और जो गिब्बस डिफॉर्मिटी होती है, कुवड़ बनता है, वो थोरेसिक वर्टिब्रा की टीवी की वजह से बनता है। सेकंड नंबर पे आती है लंबर L1 टू L3, ये भी कॉमन होती है। जो कोल्ड एप्सिस बनते हैं, जो सॉस मसल्स में एप्सिस बनते हैं, वह लंबर वर्टिब्रा टीवी के कारण बनते हैं। जो थोरैकोलंबर जंक्शन होता है ना, वह संक्रमण फैलने का हॉट स्पॉट होता है। सबसे ज़्यादा संक्रमण थोरैकोलंबर रीजन जंक्शन पर होता है। सर्वाइकल स्पाइन की टीवी रेयर होती है बट होती है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में आपको MRI दिखाई थी स्पाइन की टीवी और सर्वाइकल स्पाइन की टीवी की, वो पेशेंट अब फाइनली सही हो गया है इलाज के बाद। लंबोसेक्रल टीवी यह भी बहुत रेयर होती है। तो अब हम क्लासिफाइड करते हैं। तो एक होती है पैराडिस्कल टाइप, इसमें इन्फेक्शन होता है वह वर्टिब्रल एंड प्लेट और डिस्क दोनों को नष्ट करता है। एक होता है सेंट्रल टाइप, इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो एक वर्टिब्रल बॉडी के बीच उसमें होगा, वर्टिब्रल बॉडी में वो कोलैप्स हो जाती है, वर्टिब्रा प्लेना जैसी स्थिति बन जाती है। एंटीरियर टाइप मतलब जो इन्फेक्शन होगा वो एंटीरियर सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा। और पोस्टीरियर टाइप रेयर होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्पाइन का, जैसे पेडिकल लेमिना स्पाइनस प्रोसेस, उसको प्रभावित करते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में करती हैं। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जो हर जो जितनी भी शरीर में जहाँ की टीबी होती है उसमें मिलेगा ही मिलेगा। हल्का हल्का बुखार बना रहेगा, जिसको लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। रात में पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगी, वजन कम होता जाएगा और थकावट महसूस होगी। ये हर टीवी में होता है।
कुछ लोकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप स्पाइन टीवी की बात कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, तो पीठ में धीरे धीरे बढ़ने वाला दर्द होता है, बैकएक होता है और टेंडरनेस मिलती है, सूजन मिलती है, रीढ़ की गतिशीलता में कमी होगी, डिफॉर्मिटी बनेगी, गिब्बस कुबड़ बन जाता है और एब्सेस से सूजन या गांठ जो पेट के नीचे वाले हिस्से में या फिर जांघ पर भी महसूस हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, तो पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी मिलेगी, जिसको नम्बनेस और टिंगलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। कमजोरी मिलेगी, वीकनेस हो जाएगी पैरों में, दोनों पैरों में चलने फिरने में कठिनाई होगी। मल या मूत्र पर नियंत्रण चला जाएगा, एडवांस केसेस में मल या मूत्र दोनों पर नियंत्रण जा सकता है। गंभीर मामलों में पैरालिसिस या फिर पैराप्लेजिया, मतलब दोनों पैरों का लकवा भी हो सकता है, यह गंभीर मामलों में होता है। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि टीबी है या नहीं रीढ़ की हड्डी में, तो एक्सरे कराते हैं, उसके बाद में खून की जांच करते हैं। खून की जांच में ईएसआर बहुत बढ़ा हुआ मिलता है, लगभग 100 के करीब मिलता है। सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज भी मिलता है टीबी में। एक्सरे में हमें क्या देखना रहता है, तो एक्सरे डीएल स्पाइन एपीएन लेटरल व्यू कराते हैं, इसमें डिस्क स्पेस कम हो जाता है, वर्टिब्रल कोलैप्स दिख जाती है, एंगुलर डिफॉर्मिटी दिखती है। पैरावर्टिब्रल शैडो मिलेगी, अगर एब्सिस बनना है ना सॉस मसल्स का एब्सिस, तो उसमें पैरावर्टिब्रल शैडो मिलती है। एक्सरे में अगर समझ में नहीं आए तो आप एमआरआई करवाइए, ये बहुत संवेदनशील जांच है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है रीढ़ की हड्डी में एमआरआई करवाना। अर्ली मैरोइडीमा दिखेगा, एब्सिस दिखेगा, सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा, कॉर्ड कंप्रेशन दिखेगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वो भी दिख जाएगा। डिसीज का एक्सटेंट बताता है, कहाँ से कहाँ तक फैली है, और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बताती है एमआरआई। अगर हड्डी का डिस्ट्रैक्शन अच्छे से देखता है, सीक्वेस्ट्रम देखना है, तो फिर सीटी स्कैन करा सकते हैं। फिर आती है माइक्रोबायोलॉजिकल जांच, तो एफएनएसी कराते हैं या बायोप्सी कराते हैं, उसमें एएफवी स्टैन देखते हैं। उसका हम क्या कराते हैं, बायोप्सी का जीन एक्सपर्ट या फिर कल्चर कराते हैं, उससे पुष्टि करती है। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा देखने को मिलेगा, अगर उसकी बायोप्सी की जांच कराएंगे तो केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पैराप्लेजिया हो सकता है, दोनों पैर सुन्न हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव से लकवा भी हो सकता है। गिब्बस डिफॉर्मिटी मिलती है, वर्टिब्रल कोलैप्स होने के कारण गिब्बस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कोल्ड एब्सेस जो सॉस मसल्स में पस जमा हो जाती है, उसमें उसको कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, ठंडा फोड़ा जिसको बोला जाता है। क्रॉनिक बैकएक, अगर लंबे समय से इन्फेक्शन बना हुआ है तो क्रॉनिक बैकएक मिलेगा। स्पाइनल इंस्टेबिलिटी कब मिलती है, जब वर्टिब्रा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, वह इमरजेंसी होती है, उसमें स्पाइन की इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेट डिफॉर्मिटी विथ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, अगर हड्डी परमानेंटली डैमेज हो जाए तो फिर मिलेगी। ट्रीटमेंट पे बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एटीटी ये मुख्य आधार होता है, ये दवाई मरीज को खाना ही खाना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुल अवधि 12 से 18 महीने तक होती है, 1 से 1.5 साल तक खाना रहती है, विटामिन B6 साथ में देना रहता है। फॉलोअप किससे करेंगे, खून की जांच, ईएसआर और फिर एमआरआई से। साथ साथ में आपको पेन किलर देना रहता है, मसल्स रिलैक्सेंट देना रहता है, कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट देना रहता है, हाई प्रोटीन डाइट देना रहती है। टीबी के मरीज में हाई प्रोटीन डाइट आपको देना ही देना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इन सब के साथ साथ और क्या करना रहता है, तो बेड रेस्ट। अगर आपकी वर्टिब्रा डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, वर्टिब्रल में कोलैप्स हो रहा हो, तो फिर बेड रेस्ट ज़रूरी है। स्पाइनल ब्रेसेस या प्लास्टर जैकेट लगा देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी अर्ली स्टेज में थोड़ा थोड़ा सा मोबिलाइजेशन कराएंगे, एकदम से झटका दे दिया तो और ज़्यादा टूट सकती है, बाद में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, तो सर्जरी हमें कब कराना चाहिए, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, तो अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, मतलब पैराप्लेजिया हो जो कि नॉट इम्प्रूविंग, सही नहीं हो रहा हो, तब सर्जरी करना रहती है। सीवियर डिफॉर्मिटी मतलब प्रोग्रेसिव काइफोसिस, कुबड़ापन बढ़ता ही जा रहा हो, तब करना रहती है। एब्सेस बन गया हो, अगर वो कंप्रेस कर रहा हो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, तब सर्जरी करना है। मेडिकल थेरेपी फेल हो गई हो, तब हमें सर्जरी करना रहती है। सर्जरी के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एंटीरियर डिकम्प्रेशन एंड फ्यूजन कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन को साफ करके स्पाइनल कॉर्ड को डिकम्प्रेस कर दिया जाता है।
पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन विथ रॉड एंड स्क्रू कर सकते हैं। एब्सेस का ड्रेनेज कर सकते हैं, जैसे सॉस मसल्स में एब्सेस है तो चीरा लगाइए और जो पस है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, उसके साथ साथ में एटीटी चलने दीजिए। प्रोग्नोसिस क्या है डिसीज़ की, तो अगर समय पर इलाज करा लिया तो 90% से ज़्यादा मरीज़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर इलाज में देरी कर दी तो स्थायी डिफॉर्मिटी बन सकती है, जिसको काइफोसिस बोलते हैं। लंबे समय तक पेन बना रह सकता है और इर्रिवर्सिबल पैराप्लेजिया हो सकता है, मतलब पैर खराब हो सकते हैं। इसलिए नेग्लिजेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है स्पाइन की टीबी में। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो बचपन में बीसीजी का टीकाकरण करना रहता है, वैक्सीनेशन लगाने रहता है। अगर आपको फेफड़ों की टीबी है तो पूरा पूरा इलाज लेना है, पौष्टिक आहार लेना है और साफ़ सुथरा वातावरण रखना है। भीड़ और संक्रमण वाले स्थान से बचना है। तो मैं एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है, खासकर सरकारी अस्पताल में जाना है या फिर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना है, तो आप मास्क लगा के जाया करें। मास्क लगाने से क्या होगा कि टीबी का तो बचाव होगा ही होगा, साथ में और भी जो बीमारी हैं जो आपको नाक के थ्रू आपके शरीर में घुस सकती हैं, आपके शरीर को ख़राब कर सकती हैं, उससे भी बचाव बना रहता है। तो ये सब मैंने टीबी के बारे में, टीबी स्पाइन की, स्पेशली स्पाइन के बारे में आपको संक्षेप में बताया है। ये लगभग 12-13 मिनट की वीडियो है, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। किताबों में इसके बारे में बहुत लिखा हुआ है। रीढ़ की हड्डी की टीबी का जब भी आप सस्पेक्ट करते हो, आप अगर किसी मरीज़ को देख रहे हो, आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से हो या फिर आप खुद एक मरीज़ हो, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आसपास किसी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ या फिर न्यूरोसर्जन, जो न्यूरोसर्जन डॉक्टर होते हैं, उनको आपको रेगुलर दिखाना चाहिए। उनके इलाज से ही आपको अपने आगे बढ़ना चाहिए, अपने मन से इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। भारत सरकार इंडिया से टीबी को हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, आपको भी सहयोग करना है। टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। मैंने बहुत सारी टीबी के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे फेफड़ों में होती है, किडनी में होती है, आंतों में होती है, त्वचा पर भी टीबी हो सकती है, हड्डियों में स्पाइन में होती है, घुटनों में भी हो सकती है, महिलाओं में गर्भाशय तक में टीबी हो सकती है। तो टीबी आपके शरीर के किसी भी हिस्से को ख़राब करने की ताकत रखती है। आपको टीबी से बचना है, संक्रमण वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर टीबी से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं उसके बारे में सब बताऊंगा। और फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ की सलाह लें अगर आपको हड्डी एवं जोड़ रोग में टीबी महसूस होती है या फिर आ रही है तो। थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।